Today we are going to discuss about the electric field lines for different charge system, different types of charge. तो उसका नेचर देख लेंगे, फिर बाकी की आप लोग आराम से निकाल सकते हो कि किस तरह से अगर बहुत सारे चार्ज होंगे तो उनकी कैसी होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है, एक पेपर पर पेन पेपर की रिप्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि किसी सोर्स चार्ज को एक जगह रख दिया जाए तो उसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड जनरेट होगा जिसपे किसी दूसरे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने पर वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस पाथ को ही अगर पेन से बना दिया जाए पेपर पर, तो वो पाथ ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या बोला गया कि पॉइंट चार्ज अगर ये एक छोटा सा स्फेरिकल पोर्शन मान ले पॉइंट चार्ज को, जिसका चार्ज है +q, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो ये देखा गया कि अगर इस पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता तो वो इस पॉइंट चार्ज की केवल और केवल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर ही मूव करता। किस तरह से मूव कर रहा है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बाहर की तरफ। किसके लिए, +q के लिए। तो इफ दिस इज द पॉइंट चार्ज +q, इसका मतलब है अगर इनको आप अंदर ज्वाइन करो तो सबकी सब कहां पे मीट होनी चाहिए, कंपलसरी सेंटर पर। तो रेडियल आउटवर्ड का मतलब ये। अगर इसी को लार्ज फॉर्म में थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको कैसे समझना है कि ये आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अभी रीजन बता देता हूं। तो ध्यान से देखिए, ये वाली तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, जो भी इस सेंटर पे मीट हो रही होंगी वो सब करेक्ट है, लेकिन ये वाली जो लाइन है दिस इज रॉन्ग, सिमिलरली दिस इज रॉन्ग। तो ये वाली बिल्कुल करेक्ट है कि जो ये यहां से पास हो रही है, यानी कि आप देखिए रेडियल आउटवर्ड, इसका मतलब है कि ये जो लाइंस होंगी ये होंगी अंदर के अंदर। आपको क्या ड्रॉ कर देना, एक रेडियस ड्रॉ कर देना, उस रेडियस को ही बाहर निकाल देना। इसी वजह से इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड लाइंस। जैसे ये अगर सेंटर ले लिया मैंने, है ना, थोड़ा सा तिरछा मिर्चा हो जाए तो समझ लेना यार। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। So all electric field lines generated from positive Q charge will always be radially outward and perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface. Clearly अगर मैंने ये लाइन बना दी, so this is not perpendicular on the surface, और ये सेंटर से पास नहीं हो रही। So ध्यान रखना है कि ये इसका शेप होता है किसका, रेडियली आउटवर्ड लाइंस का, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज, तो अगर कोई चार्ज है नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसके लिए सेम तरीके से बनेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड होगी। तो ये जैसे मान लीजिए एक स्मॉल स्फीयर बना दिया और ये इसका सेंटर है, तो डायरेक्शंस किस तरह से होंगी, वो रेडियली आउटवर्ड थी, ये रेडियली इनवर्ड होंगी इस तरह से। यानी कि सबको ये सारी कहां से मीट होती हुई, कहां पर मीट होती हुई नजर आएंगी, सेंटर पे। ये सारी सेंटर से बाहर निकल रही थी और ये सारी सेंटर की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। सो ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी रेडियली इनवर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज। थर्ड पॉइंट, अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जिसमें प्लस एक तरफ हो और एक तरफ माइनस हो, so always electric field lines will start from positive and end towards negative. So this is another property of electric field line, जो कल बताई थी मैंने कुछ प्रॉपर्टी 6-7, उसी में से एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, यानी कि रिटर्न होकर के नहीं आती। जबकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, उसमें से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल करके साउथ की तरफ एंटर करती है और अंदर के अंदर साउथ से ट्रेवल करती है नॉर्थ पर।
तो ये बनाती है क्लोज पाथ अंदर के अंदर, ये पूरा का पूरा, तो इसमें चलती है इस तरीके से। जबकि यहां पर ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पर एंड हो गई, इसलिए दे फॉर्म ओपन लूप। सो दिस इज ओपन लूप। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप बताऊं मैं, तो नेक्स्ट बोल सकता हूं मैं, फॉर अ डाइपोल सिस्टम या फॉर टू अपोजिट चार्जेस, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो टू इक्वल अपोजिट चार्जेस को बेसिकली क्या बोला जाता है? अ डाइपोल सिस्टम। तो डाइपोल सिस्टम में क्या होता है? दो चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन या नेचर अपोजिट होता है। तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो इसके कारण जो शेप बनेगा वो कैसे बनेगा? तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि जो ये आएगी, ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली गई, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण कैसी आनी चाहिए थी? तो मैं भी इसको प्लस क्यू को हटा रहा हूं, सिर्फ सेंटर शो कर रहा हूं। आप ध्यान रख लेना कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अगर मैं सिर्फ बोलता तो पॉजिटिव वाली होती रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये होती रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। कहां पर मीट होते हुए नजर आनी चाहिए? थोड़ा सा स्फीयर अच्छा बना दें। रेडियली इनवर्ड, 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 रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और सभी की सभी सरफेस पे होनी भी क्या चाहिए? परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो देखो यहां पर अगर ये रेडियली आउटवर्ड है, क्लियरली नजर आ जाएंगे आपको। इनको एक्सटेंड कर दूं तो सबकी सब कहां पे मीट होते हुए नजर आएंगी या कहां से आती हुई नजर आएंगी आपको? सेंटर पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने एक रूल तो बोला ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव से गई एक लाइन सीधी, नेगेटिव ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया पॉजिटिव वाले को, और पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके खत्म हो गई। अब ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये लाइन ही ये बन जाएगी और ये वाली इस तरह से एंटर करेगी। ठीक इसी तरह से ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और यही वाली लाइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब जो सीधी जा रही थी, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गई लेंथ वाइज। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। तो हमने बोला कि जो लाइन सीधी जा रही थी वो सीधी ना जा करके कॉन्ट्रैक्ट हो गई अलोंग द लेंथ। सो दिस इज द डायग्राम। फिर इसी तरह से ये इस तरह का ये डायग्राम आएगा, ये इस तरह से डायग्राम आएगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ डाइपोल सिस्टम ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट्स in the contracts in the shape of length, yeah, contracts in the form of length. ठीक है, so the electric field lines for a dipole system always contract lengthwise, and this shows the attraction between the two positive charge. तो पहले देखा ये गया है कि lengthwise contract हो रही थी, और contraction किस चीज को शो कर रहा है? attraction को। ऐसा कैसे पता चला कि if there would be placed if we'll be placing some unit positive charge plus q naught, then that charge will be tracing by this path. So if it would have traveled or it would have traced this path, that line or that path will be called the electric field lines. And once we got this electric field line, we got to know that this is the contraction. They should go in that way, but they have been contracted. And contraction can be done only and only if what kind of charge should be there? Positive or negative? If there would be positive, it would be repelling. It means it can't contract. इसका मतलब ही ये हो गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। तो इक्वल तरीके से होगी। तो अगर इसको आप सिंपल तरीके से बनाओगे तो ये प्लस माइनस, तो आपको कैसी बनानी है? ध्यान रखना है, ऐसे बहुत से लोग ये बना देते हैं, उनकी घर की खेती है, कुछ भी कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आपका जो मन कर गया वो बना डाला है। लाइफ इतनी थोड़ी जंगल हाल है। देखो ये प्लस है तो थोड़ा सा तमीज से ऐसे बनाओ
कि ये इसकी सरफेस से, पहले तो ये स्फेयर ही तमीज से बना लो, छोटा सा, छोटे से ही बनाना है तो उसको भी थोड़ा तमीज से बनाओ। तो उसके सरफेस से इस तरह से हो कि ये ऐसे यहां पर जब एंटर करे तो देखो ये एंटर परपेंडिकुलर हो, और लीव जब कर रही हो तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर लीव करे। ये सीधी ऐसी हो, यहां से निकले ऐसी और यहां एंटर करे और इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, यहां से निकली ऐसे, यहां एंटर करे ऐसे और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये इस तरीके से आप बनाओ ताकि ऐसा लगे कि परपेंडिकुलर ही बाहर निकल रही है और परपेंडिकुलर ही एंटर कर रही है। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते समय तमीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सीधी, इधर से ये इधर, ये इधर, इसके अंदर ये इन्वर्ट, तो ये देखो इनफाइनाइट से जाकर के घूम के इधर आएगी, ठीक। ये इधर, तो ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी, ये ऐसी, तो ये ऐसी, और इसको ऐसे शो कर देते हैं कि ये बीच में कहीं पे जब जाकर के मिलेगी इसको उधर की तरफ, और इसको ये कहां से आ रही होगी, इधर। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गया अच्छे से? सर तो लेट्स डिस्कस अबाउट द, ये तो हो गई टू इक्वल एंड अपोजिट। अब बात करते हैं फिफ्थ, टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस या तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो, डजंट मैटर। तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं, जैसा शेप इसका आएगा वैसा ही शेप इसका भी आएगा, नेगेटिव नेगेटिव का भी आएगा। तो आप ऐसे बनाया करें प्लस प्लस। अब तरीका तो समझा चुका हूं मैं कि ये परपेंडिकुलर, आउटवर्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड, ऐसे आप सारी लाइंस बना दो पहले समझने के लिए, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो ये इस तरह से होनी चाहिए कि सबको अगर अंदर की तरफ भेज दें तो सभी की सभी कहां से पास होती हुई नजर आनी चाहिए, सेंटर से। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन। तो ये क्या करेंगे, ये इधर से जाना चाह रहा है और ये इधर से आना चाह रहा है और बस ये आकर के रुक गया यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जा पा। तो ये पॉइंट जहां पर ये मीट नहीं हो सकती, जहां पर ये लाइंस आगे नहीं बढ़ सकती, उसको क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट, पॉइंट एन, न्यूट्रल पॉइंट। पहली चीज, सीधी सीधी बिल्कुल नहीं जा पा रही। अब ये जानी चाहिए थी ऐसी सीधी और ये भी जानी चाहिए थी सीधी, तो दोनों ने देखा और दोनों वापस से एक दूसरे को देख के मुंह फेर लेंगे। ये ऐसे जा रहा है, इसने देखा, ये इधर मुंह फेर लिया, क्यों, क्योंकि इसने रिपेल कर दिया। इसने भी इसको देख के इधर मुंह फेर लिया, जैसे बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है इनका। तो है ही सही, लाइक हैं, पता नहीं ये किसी को क्या कर दिया होगा इसने, इसका दोनों एक दूसरे को देख करके मुंह फेर लेते। तो ये फिर जाने चाहिए थे सीधे, ये जानी चाहिए सीधी। ये जैसे ही इन्होंने देखा ये इधर से ये आ रहा है, इसने देखा इधर से वो आ रहा है, ये दोनों ने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया, हटा, ये हटा। तो ये लाइन फॉर्मेशन बन जाती है कुछ ऐसी, ये इस तरह की, ये इस तरह की, इस तरह की, ये इस तरह की, इस तरह की। सब पॉजिटिव हैं तो आउटवर्ड। इनवर्ड में बस ये एरोज अंदर की तरफ होंगे, लेकिन शेप ये बनेगा, इनवर्ड होंगे, ये इधर की तरफ, ये वाला शेप ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो गई इसकी फॉर्मेशन। ऐसा कुछ हुआ कि इनकी लाइन जो पास आ रही थी, इसको तो इसके ऊपर तो ऐसा ठोक ठोक करके उधर भेज दिया और इधर से इनको ठोक ठोक के इधर भेज दिया, तो इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। तो हम क्या बोलते हैं कि द formation of electric field line because of the like charges seems to be experiencing a lateral pressure and hence their shape will be like this. They will be getting the क्या, एक lateral pressure जैसा कुछ फील कर रहे होंगे और उनका शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। और एक ऐसी एक्सिस जो इस इनकी दोनों से स्टार सिस्टम की मिड में हो, परपेंडिकुलर हो, वो पूरी न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी, जहां पर कोई XYZ किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, दिस वन। और अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है तो स्पेसिंग हर जगह पे उनके बीच की इक्वल रहेगी, ये इधर से ऐसी, ये इधर से ऐसी,
ठीक, जबकि इसके अंदर ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ से कम और यहाँ से बड़ा नजर आ रहा है, तो इसको समझ लो कि ये ज्यादा बड़ा वाला चार्ज था जो मैंने बताया था अनइक्वल, तो अनइक्वल इसको 2+ मान लो, ये ज्यादा यहाँ से क्राउडी और वहां पे जाके कम हो रहा है। ठीक, जैसे ये इक्वल सेम दिख रहा है, तो और हमें पता है कि ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच की डिस्टेंस 2 है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होता है एम या ओ, और उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दे तो ये लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल के अंदर इक्वेटोरियल एक्सिस, तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, क्योंकि इन सब की टेंडेंसी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कल मैंने बताया था निकालना कैसे बताते हैं, किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए तो उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक टेंजेंट। इस पॉइंट पे पूछूंगा तो जिधर की तरफ एरो इस डायरेक्शन के अंदर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट विल बी द डायरेक्शन एट पॉइंट पी। तो सिमिलरली अगर मैं इन सब पॉइंट्स पर पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो सबकी देखो डायरेक्शन बिल्कुल सिमिलर आएगी और एक दूसरे के पैरेलल आएगी, तो हम ये बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एक्सिस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर हैविंग इक्वल स्पेसिंग। हाँ भाई, तो ये पूरा सिस्टम कितनों को समझ में आ गया? हाँ भाई, एक चीज और इसी के अंदर हाथों हाथ समझ लेते हैं कि अगर कोई कंडक्टर रखा हो, प्लेन कंडक्टर है ना, पैरेलल कंडक्टर या प्लेन कंडक्टर, जिस तरह इस तरह का मान लीजिए, देखिए ये कंडक्टर है साहब, दिस इज द कंडक्टर है ना, एल्यूमिनियम का एक ये बॉक्स, तो ये मान लीजिए कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर मान लो मैंने ऐसे रख रखा है, ठीक, बोर्ड पे दिख गया, तो इसके थ्रू किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो देखिएगा ये जब बनाते हैं तो ये 3D के अंदर तो ऐसे बनेगा और 2D के अंदर ऐसे बनेगा, सिंपली बस ऐसे। तो 2D के अंदर जो शो करते हैं तो उसमें चार्ज सिर्फ बीच में शो कर रहे हैं, इसका मतलब यही चार्ज इधर भी है और यही चार्ज इधर भी है, चार्ज इधर की तरफ भी यही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये वाला जो पीछे की लाइन दिख नहीं रही हमें, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम स्पेसिंग के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पॉजिटिव सिचुएटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो हमेशा लाइन पॉजिटिव से अवे, जहां पर जिस भी जगह चार्ज रखा होगा वो अपने से दूर जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, जिस जगह होगा वो अपने से दूर जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इसलिए इसको 2D में शो करूं तो ये लाइंस ऐसी दिखेंगी, इधर 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 इधर, दोनों तरफ हाथ पांव निकाल दो, ठीक है, और बना डालो एक क्या, क्रॉलिंग इंसेक्ट, तन खजूरा बना डालो, तो ये हो गया साहब। तो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और तीसरी चीज जो अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये होलो है ना, होलो सॉलिडो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, मेरी आंख दिख रही है, नहीं दिख रही है कोई बात, होलो तो नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज विल ऑलवेज कम टू द ऑन टू द सरफेस, ओवर टू द सरफेस, सॉरी, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज। So next we are talking about the relation of electric field lines with the density of electric field lines। किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब या इन, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बार बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलता हूँ जनरल, इन्हीं का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोले, ये सब कुछ सबका मतलब सेम ही है। तो अब हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस का रिलेशन देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ कैसा होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अब इसने चार्ज या कहीं से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा रहे हैं कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस के थ्रू, और वो मान लीजिए इस तरह से रैंडमली फैला हुआ था, तो ये पास में से तो इस तरह से प्लस प्लस होगा, तो ये दूर भी होंगी, इस तरह से होंगी। अब मान लीजिए यहाँ रख रखा है, मान लीजिए यहाँ रख रखा है, कैंसिल कोई कट कोई सी भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, तो ये बाद में कहीं पे भी फैल जाए, कट कहीं पे भी नहीं करेंगे आगे चल के भी और पीछे जाके भी, ठीक है। यहां से जनरेट हो रही है, कोई ये नहीं कहते था पीछे मिला दो, अबे मैं जनरेट यहां से कर रहा हूं, क्यों मिला दो। तो देखिए यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम कंपैरिजन देखते हैं डेंसिटी के साथ, ठीक है। ये मान लीजिए एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने कोई एरिया प्लेस कर दिया, ये वाला, ठीक है,
इसके अंदर मैंने लाइंस गिनी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होती हुई नजर आ रही है। तो फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये भी पास होती हुई नजर आ रही है, थर्ड लाइन ये है, फोर्थ लाइन ये है, और ज्यादा से ज्यादा चाहो तो इसको भी मान लो। तो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आ रही है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आ रही है इससे, ये 5। ठीक, और मैंने कल बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से या कहीं पे भी जितनी ज्यादा क्राउडनेस होगी वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो उसी चीज को कंपेयर करें, इसी को मैं लेकर के गया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया सेम उसको। तो अब काउंटिंग करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग आती है साहब मुझे। तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई यहाँ पर 10, यहाँ कितनी थी 5। इसका मतलब वहां पर उस जगह से तो पास हो रही है उसी सेम एरिया से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसमें से पास हो रही है 5। तो इसका मतलब दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल लेवल पर पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी पर कम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सक्यूज मी। So let us discuss next topic, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काम आएगा हमारा गॉसेस थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो उस टाइम काम आने वाला है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया आज तक आपने सुना है कि कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, लेकिन फिजिक्स में अब बोला जा रहा है एरिया एक वेक्टर। वो कैसे, तो समझ लीजिए कैसे। तो एरिया वेक्टर इसलिए बोला गया है कि बहुत सी बार ऐसे, अभी जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है, किस एंगल पे हो रही है, तो डायरेक्शन बताना जरूरी होगा। तो हमें एक ऐसी नीड पड़ी कि एरिया के लिए यार कोई वेक्टर डिफाइन कर दे, कोई डायरेक्शन डिफाइन कर दे, जिसके रेस्पेक्ट में बाकी की डायरेक्शंस को कंपेयर किया जा सके। तो हमने बोला कि अगर कोई एरिया है, ये कोई प्लेन मान लो किसी भी शेप का, कोई जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर, ये मैंने एक सर्कुलर ले लिया, किसी ने कहा नहीं सर मैं तो ऐसे प्लेन एरिया ऐसे कुछ भी मान लूंगा, मान ले भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो प्लेन जिस भी अब होगा तो प्लेन है ना, 2D फिगर है, 2D फिगर या तो आप XY प्लेन में रखोगे, या YZ प्लेन में रखोगे, या ZX प्लेन के अंदर रखोगे। तो ये तो कहला गया YZ प्लेन, ये मैंने सॉरी XZ प्लेन, ये हो गया XY प्लेन, जैसे बोर्ड पे रखा हुआ है वो, इसको मैं X एक्सिस बोल रहा हूँ, ऊपर वाली को Y एक्सिस बोल रहा हूँ, बाहर वाली को Z एक्सिस बोल रहा हूँ, ये वाला सिस्टम, ठीक है, X Y Z। तो और ये सामने वाली जो वॉल हो जाएगी, यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ये वाला जो दिख रहा है सामने वाला, तो ये हो गया YZ, और ये बोर्ड पे हो गया XY, और ये इस वॉल पे हो गया YZ सामने की तरफ, ठीक। तो कहीं पे भी अगर मैंने कोई शेप रख दिया तो उसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये वाली जो आपकी तरफ दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर बोलूंगा तो एक छोटा सा कुछ एरिया बना दो इसमें, तो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन क्या हुई, तो अगर ये Z एक्सिस और X एक्सिस है तो ये लाइन किसके अलोंग हो जाएगी, Y एक्सिस के अलोंग। तो XZ में कोई भी एरिया रख दिया जाए तो Y एक्सिस के अलोंग, YZ में कोई एरिया रख दिया जाए तो ये कैसे दिखेगी, ये वॉल है, ये वॉल कैसी होगी, ये वाली वॉल, ठीक है, मेरा हाथ और हाथ के सामने वाली हुई वॉल। अगर हाथ को मैंने ऐसे रख दिया XZ में तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन। सो द परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन सरफेस in outward direction shows the area vector's direction and it is represent, अगर ये small area ds बोल दिया जाए, so this is called the area vector ds vector, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर को बोल देते हैं n कैप। सो हम ds वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ds इंटू n कैप। तो ds तो क्या हो गया, मान लीजिए एक रेक्टेंगल ही है, ये l इंटू बी है, तो इसका एरिया कितना हो गया, L इंटू बी, एल बी, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए एन कैप कौन हो जाएगा, ये वाला, ठीक। तो हम एरिया वेक्टर बोले तो एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, A इंटू एन कैप, एरिया हो गया L इंटू बी, और एन कैप इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिस प्लेन में एरिया मतलब जिस भी प्लेन के अंदर आप अपना एरिया रख रहे हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो गॉट इट। इसका मतलब अगर इस पूरे को इकट्ठा बोल दूं कि ये एरिया मान लीजिए 10 होता, ये 2 होता तो 20 बना रहा होता, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 20 एन कैप, इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा डायरेक्ट सिंबल सिंगल वर्ड में बोलूं तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी गॉसेस लॉ जब आएगा तो उसके अंदर जरूरत पड़ेगी।
तो होप कि आपको एरिया वेक्टर क्लियर हो गया होगा। अगर मैंने ऐसे रख दिया, जो मैं बार बार बोल रहा था, y और z के अंदर, तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो इस पूरे को अगर s बोल दूं तो ये कहलाएगा इसका s वेक्टर। ठीक है, ऐसे रख दिया, वापस से ऐसे रख दिया, और इसमें इतना सा एरिया ds का ले लिया।